हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य भाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, और हम आ गए थे यहाँ पे डिफरेंट लिस्ट ऑफ फंक्शंस, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अलग अलग प्रकार की जो सूचियाँ हैं, वहाँ उस सूची के अंदर जो सब्जेक्ट्स है यानी कि विषय है, उनके ऊपर कौन सी सरकार कानून बना सकती है। हमने पढ़ा था स्टेट लिस्ट, फर्स्ट पढ़ा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में तो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं सारे विषय, और स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार के अधीन में आते हैं, और कॉन्करेंट में उसमें केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी। ओके, अब हम आ गए थे यहाँ पे व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, यानी कि उन विषयों का क्या जो कि इन तीनों किसी भी लिस्ट में जो शामिल नहीं है, जो अब तक हमने पढ़ी है तीनों लिस्ट। और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और या उन विषयों में जो कंप्यूटर जैसे जो विषय है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो कि संविधान के निर्माण के बाद आए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, और संविधान के अनुसार क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है, उसके पास पावर होती है, शक्ति होती है टू लेजिस्लेट यानी कि कानून बनाने की ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, ये बाकी बची हुई जो शक्ति वो है विषय है, यानी कि इन तीनों लिस्ट में जो विषय डिस्कस नहीं है, जो आने वाले नए विषय होंगे या उसके बाद जो नए विषय आए हैं, उन विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। वी नोटेड अबाउट दैट मोस्ट फेडरेशन, हमने क्या नोटिस किया कि ज़्यादातर जो संघ है दैट आर फाउंड बाय होल्डिंग टुगेदर, वो ज़्यादातर किसके द्वारा बनाए गए हैं? होल्डिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ इकट्ठे लेकर चलना। डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, और वो अपनी पावर वो राज्य सरकारों के यानी कि उसके जो अधीन जो सरकारें हैं उनको वो ज़्यादा पावर नहीं देते, जैसे कि अपने कंट्री में है। दस ऑल स्टेट द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, और इसी प्रकार भारतीय संघ में भी सभी के पास समान शक्तियाँ नहीं है। सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेट्स, कुछ राज्यों को तो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जैसे पहले मिला था, लास्ट ईयर से पहले मिला था जम्मू एंड कश्मीर को, वो तो 31 अक्टूबर के बाद तो अब क्या बन गया, वो यूनियन टेरिटरी बन गया। जब तक वो राज्य था उसका अपना खुद का शासन था, हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अब उसको ब्रेक करके क्या कर दिया है, यूनियन टेरिटरी कर दिया। वो सबको आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी, लेह लद्दाख वो अलग। मैनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, पहले बहुत सारे जितने भी प्रोविजन थे या कुछ भी निर्णय लिए जाते थे, वो इस राज्य की विधानसभा की अप्रूवल यानी कि सहमति के बगैर नहीं हो सकते थे। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बाई एंड और हाउस हेयर, और वहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन थे जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस यानी कि परमानेंट आवास वहाँ पे नहीं ले सकते थे, और वहाँ से वो हाउसेस वगैरह भी नहीं खरीद सकते थे। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट फॉर इंडिया एज वेल एज, और कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान है अन्य राज्यों के लिए भारत में। इफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आर स्टेट सब्जेक्ट्स, व्हाई डू वी हैव मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन यूनियन कैबिनेट। अब एक बात बताओ, आपके सामने क्वेश्चन यही आया होगा
कि यदि कृषि और वाणिज्य यानी कि व्यापार का जो विषय है वो राज्य सरकार का होता है, तो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर क्यों बनाए जाते हैं, कृषि के भी और वाणिज्य के भी। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं जो कि उन बहुत ही कुछ राज्य सरकारों को बहुत ही कम शक्तियाँ दी गई है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट। और ये बहुत ही छोटे एरिया होते हैं जो कि बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं एक आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए, बट विच कुड बी मर्ज विद एनी टू ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो कि क्या होते हैं, क्योंकि दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम क्या होते हैं, एरिया या क्षेत्र होते हैं जिससे कि ये इंडिपेंडेंट बन सके, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और न ही वो किसी भी स्टेट में वो शामिल हो सकते हैं। जैसे कि दीज एरिया लाइक चंडीगढ़ जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, अरेबियन सी की तरफ देखोगे अपने मैप में वहाँ मिलेगा आपको, छोटे छोटे से आइलैंड ग्रुप्स हैं। और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, या फिर दिल्ली जो हमारी कैपिटल सिटी है, आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। इनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। और इन टेरिटरीज के पास क्या है, पावर ऑफ स्टेट है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रूलिंग दीज एरिया। और केंद्र सरकार के पास ही शक्तियाँ होती है इन यूनियन टेरिटरीज को सरकार चलाने में। तो दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह जो शेयरिंग है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, वो क्या है, संविधान का क्या है, बेसिक यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत उसका ढांचा है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और यह इस प्रकार की पावर शेयरिंग व्यवस्था को बदला भी नहीं जा सकता। अब आपके सामने क्वेश्चन यही आया होगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट बना रखी है हमारे संविधान में, तो ये यूनियन टेरिटरीज बनाने का क्या लॉजिक है। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है, हमारे पास चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, वहाँ लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ हमारा दादर और नागर हवेली यूनियन टेरिटरीज है बॉम्बे के पास, और वहाँ तमिलनाडु में पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज है। तो इनका लॉजिक क्या है, क्यों केंद्र सरकार ने वहाँ पे अपने शासन लागू कर रखे हैं, या क्योंकि केंद्र सरकार का ही सीधा शासन है इन क्षेत्रों पे और जो कि राज्य के बीच में है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि केंद्र सरकार नियंत्रण बनाए रखना चाहती है ताकि कोई भी राज्य या कोई भी स्टेट, पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है उसके आसपास, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट ना करने की कोशिश कर ले, और ताकि उन लोगों के, उन राज्यों के ऊपर सरकार का नियंत्रण रहे। ठीक है, तो लॉजिक यही है इसके पीछे। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंजेस दिस अरेंजमेंट। और पार्लियामेंट क्या है, अपने खुद के चेंज नहीं कर सकती इस अरेंजमेंट में। एनी चेंजेस टू इट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी बदलाव करना है तो उसे संसद के दोनों सदनों से क्या करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, यानी कि लगभग 2/3 उसके पक्ष में क्या लेने पड़ेंगे, वोट लेने पड़ेंगे। Then it has to be ratified by legislator। तो फिर उसको क्या करनी पड़ेगी,
स्वीकृत करना पड़ेगा लेजिस्लेचर्स के द्वारा, यानी विधायकों के द्वारा, ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, और स्टेट के लगभग आधे से ज़्यादा जो विधायक हैं उनसे उनकी सहमति पास कराना पड़ेगा अगर कोई भी बदलाव लाना है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन overseeing the implementation of कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। और जो जुडिशरी है यानी कि कोर्ट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन सब को देखने में, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रोविजंस हैं, यानी कि उसके प्रावधान हैं, उनको वहाँ पे लागू भी किया गया है या नहीं किसी भी क्षेत्र में, तो उसको ओवरसीइंग यानी कि जज वही करता है, यानी कि देख रेख वही रखता है। अभी सोच जो भी मुद्दे आते हैं कोर्ट में, कोई भी केसेस आता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो क्या देखता है, अगर कोई भी विवाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनली बेस पे उसको ही तो देखता है वो। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। देखो अगर कोई भी डिस्प्यूट यानी कि कोई भी विवाद होता है अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों के बंटवारे में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही क्या लेता है, निर्णय बनाता है उसके बारे में। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैड द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी, क्या करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास ही क्या होती है, शक्तियाँ होती हैं टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्या करती है, टैक्सेस लगाती है, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, जिससे कि वो सरकार को चलाती रहे, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, और एक एक को उनको क्या दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है। लिसन टू वन नेशनल एंड रीजनल न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो डेली फॉर 1 वीक। हमेशा है ना, हर रोज़ ऑल इंडिया रेडियो पे क्या आती है और वीक में भी क्या आती है, एक सप्ताह तक ऑल इंडिया रेडियो पे आप न्यूज़ सुन के देखो, नेशनल और रीजनल, केंद्रीय और राज्य, यानी कि राष्ट्रीय और या क्षेत्रीय समाचारों को सुन के देखो। मेक ए लिस्ट ऑफ न्यूज़ आइटम्स, और उसमें फिर आप क्या करो, न्यूज़ आइटम की लिस्ट बनाओ रिलेटिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियों के हिसाब से, और डिसीजन बाय क्लासिफाइंग दीज इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, और उन डिसीजन को है ना आप ये जो कैटेगरी दे रहे हैं आपको बता रहे आगे, इनको आपने उनमें लिस्ट आउट करना, आप केंद्र सरकार की या फिर अपने राज्य सरकार, हरियाणा सरकार, तो उनकी न्यूज़ सुनना ऑल इंडिया रेडियो पर, और फिर आप एक कैटेगरी बना देना कि कौन सी न्यूज़ और जो पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है वो किसके हित में। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट, न्यूज़ आइटम दैट रिलेट ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कैटेगरी में तो सिर्फ वही न्यूज़ लिखो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, यानी कि केंद्र सरकार से ही संबंधित है। सेकंड, न्यूज़ आइटम दैट रिलेट ओनली योर एंड एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ वो न्यूज़ बनाओ जिसमें केवल वो न्यूज़ आपके या आपके किसी अन्य राज्य की सरकार के वो हैं, जैसे अपने हरियाणा सरकार की ही न्यूज़, अब हरियाणा सरकार से संबंधित न्यूज़ दूसरी कैटेगरी में वो लिखो। न्यूज़ आइटम अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और वो न्यूज़ आइटम लिखो जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के से संबंधित है। जैसे पोखरण, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान, पोखरण एक ऐसा क्षेत्र है राजस्थान में जहाँ पे इंडिया ने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, यानी कि परमाणु परीक्षण किया था। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी, आप सोच के देखो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट, अगर वो केंद्र सरकार के इस पोखरण न्यूक्लियर पॉलिसी का वो विरोध करती तो कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट, क्या केंद्र सरकार के इस टेस्ट को वो रोक सकती थी।
सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, यही अब आप सिक्किम गवर्नमेंट के रेफरेंस में भी सोच सकते हैं, टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल, वो अपने स्कूल में एक नई किताबें शुरू करना चाहती है। बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल, लेकिन केंद्र सरकार को उनका स्टाइल पसंद नहीं आया, कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक, और उसके अंदर जो मैटर है नई टेक्स्ट बुक में वो भी समझ नहीं आया, उसको अच्छा लगा। तो इन दैट केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, तो इस विषय में क्या उसको यूनियन गवर्नमेंट से स्वीकृति यानी कि इजाज़त लेनी पड़ेगी बिफोर दीज टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च्ड, ये टेक्स्ट बुक लागू करने से पहले। सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, सपोज करके देखो कि आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है चंडीगढ़ एंड उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा है डिफरेंट पॉलिसी, इन राज्यों के मंत्रियों की यानी कि मुख्यमंत्रियों की अलग अलग नीतियाँ हैं ऑन हाउ देयर स्टेट पॉलिसी शुड रिस्पॉन्ड टू नक्सलाइज, कैसे उनकी स्टेट पॉलिसी नक्सलाइज यानी कि नक्सलियों के क्या करेगी, ट्रीट करेगी। कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवेन द पास ऑन एन ऑर्डर दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू ओबे, क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसा इंटरवीन यानी कि दखल अंदाजी कर सकता है या कोई भी आदेश पास कर सकता है कि ऑल चीफ मिनिस्टर विल हैव टू ओबे, क्योंकि सभी नेताओं को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर सभी नेताओं को उसका पालन करना पड़ेगा। ये देखो ये हमारा इंडिया इन 1947 यानी कि 1947 का हमारा इंडिया है। तो ये आपको इस मैप को आपने क्या करना है, ये फिल करना है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे हाउ इज एड्रेसिंग प्रैक्टिस। एक मैप तो मैंने आपको शायद दिया अभी तक, तो आज भी आपने क्या करना है, एक ब्लैंक मैप लेना है और इस मैप को वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। जैसे कि 1947 के टाइम पे हमारा स्टेट कैसा था यानी कि हमारा इंडिया कैसा था, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस यानी कि संघवाद को कैसे लागू किया गया है। ओके।